और कल्पना कीजिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा मतलब सबसे ताकतवर मेगा स्टार है, एक ऐसा इंसान जिसके बस एक इशारे पर करोड़ों रुपए की पूरी मनोरंजन मशीनरी काम करने लगती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सड़क पर वो युवा छात्र हैं, गुमनाम छात्र, जिन्होंने खुद को कॉकरोच नाम दिया है, और ये लोग अपने भविष्य के लिए आंसू गैस और लाठियां खा रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक दृश्य है। हाँ, तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो सत्ता और सियासत के इस खेल में इन दोनों दुनियाओं का कभी आमना सामना नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल अलग अलग ध्रुव है। राइट, एकदम अलग। लेकिन 22 जुलाई 2026 को एक ऐसा डिजिटल बयान आता है जो उस पूरी की पूरी स्थापित व्यवस्था की नींव को हिला देता है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अप्रत्याशित टकराव का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और ये टकराव सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं है। मतलब ये इस बात का एक बहुत गहरा अध्ययन है कि जब सत्ता, जन आंदोलन और सिनेमा, इन तीनों का त्रिकोण टूटता है ना, तो एक बहुत ही अभेद्य दिखने वाले सिस्टम में दरारें कैसे पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं दरारों को समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है जुलाई 2026 में आरएमएन स्टार्स में राकेश रमन द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत लेख। इस लेख का शीर्षक है सलमान खान ब्रेक्स रैंक्स विद मोदी रिजीम। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे इस लेख के अनुसार एक बहुत बड़ी राजनीतिक और मीडिया व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना आवश्यक है। बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोई साधारण न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये एक स्पष्ट रूप से वैचारिक और पूरी तरह से सत्ता विरोधी लेख है। इसमें सीधे तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ही तीखे तर्क दिए गए हैं। तो हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, सरकार या विपक्ष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही बचाव कर रहे हैं। एकदम सही, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। राइट। हमारा काम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल इस मूल स्रोत में जो दावे और विचार दिए गए हैं उनकी चीरफाड़ करना है। तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इस लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कहूंगा चौंकाने वाली तुलना से होती है। हाँ, और तुलना भी ऐसी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेखक का ये सीधा दावा है कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में जो बॉलीवुड है और उसके जो बड़े सितारे हैं वो केवल अभिनेता नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वो राज्य के एक बहुत बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेख इस पूरी व्यवस्था को समझाने के लिए 1940 के दशक के नाजी जर्मनी के यूफा या यूफी ब्लूप्रिंट का उदाहरण देता है, जिसे ग्लाइशाल्टुंग प्रोजेक्ट कहा गया था। ओफ, ग्लाइशाल्टुंग, ये तो एक बहुत ही भारी और तकनीकी शब्द है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है बोलने में। मतलब अगर इसे आज के संदर्भ में डिकोड किया जाए तो ये तंत्र असल में काम कैसे करता है? क्योंकि लोग तो सिनेमा घरों में सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं, वो ये सोचकर टिकट नहीं खरीदते कि चलो आज किसी ग्लाइशाल्टुंग का हिस्सा बनते हैं। और यही इस तंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। ग्लाइशाल्टुंग का शाब्दिक अर्थ होता है समन्वयन, या कहें तो पूरे समाज को एक ही सांचे में ढालना। ओके। जब कोई भी राज्य किसी समाज को कंट्रोल करना चाहता है ना, तो वो सिर्फ पुलिस या कानून का इस्तेमाल नहीं करता। वो संस्कृति, मीडिया और मनोरंजन के हर एक हिस्से पर अपना एक अदृश्य नियंत्रण बना लेता है, एक तरह का सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। इसका उद्देश्य यह होता है कि समाज में कोई भी स्वतंत्र आवाज न बचे। मतलब हर कहानी, हर नायक, हर फिल्म अंततः उसी नैरेटिव या विमर्श को मजबूत करे जो राज्य चाहता है। तो लेख का ये दावा है कि आज का बॉलीवुड ठीक इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। हाँ, और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स इस हथियारबंद मनोरंजन के, जिसे लेख में वेपनाइज्ड एंटरटेनमेंट कहा गया है, उसके सबसे बड़े चालक रहे हैं। वो अपनी फिल्मों और अपनी छवि के जरिए उस विमर्श को सीधे जनता के अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। तो मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वतंत्र है, लेकिन अंदर से सब कुछ एक ही केंद्र से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। पर फिर अगर ये व्यवस्था इतनी ही कसी हुई है तो 22 जुलाई 2026 को जो हुआ वो तो सच में एक भूकंप जैसा है। बिल्कुल, किसी शॉक वेव से कम नहीं था। मतलब सलमान खान, जो इसी विशाल मशीनरी के एक अहम पुर्जे माने जाते रहे हैं, अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन कर देते हैं। हाँ, और उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की बात की, छात्रों पर जो हिंसा हुई उस पर गहरा दुख जताया और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की मांग भी कर दी। अगर कोई स्टार दशकों से राज्य के विमर्श का हिस्सा रहा हो और वो अचानक उसी राज्य के खिलाफ पिट रहे छात्रों के पक्ष में खड़ा हो जाए, तो क्या ये उस विशाल एकाश्म व्यवस्था, उस मोनोलिथ के टूटने का संकेत नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है
वो ये है कि क्या हम इसे एक वास्तविक वैचारिक बगावत मान सकते हैं, क्योंकि लेखक इसे एक बहुत बड़ी वैचारिक दरार के रूप में देखता है। अच्छा। हाँ, ये कोई साधारण ट्वीट नहीं है। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है, जो खुद उस पूरे कल्चरल सिस्टम का चेहरा है, अचानक ये कह दे कि सिस्टम में कुछ बहुत गलत है, तो ये उस टोटल कोऑर्डिनेशन को तोड़ देता है। ये इसे एक विन विन स्थिति कहा है। मतलब उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों का पूरा समर्थन करेगी, तो ये कहकर उन्होंने सरकार को एक फेस सेविंग रास्ता भी तो दिया है, अपना सम्मान बचाने का मौका। हाँ, वो लाइन भी थी उसमें। हालांकि उन्होंने सिस्टम को सड़ा हुआ रॉटन भी कहा है, लेकिन फिर भी ये किसी बगावत से ज्यादा मुझे एक बहुत ही ऊंची और पतली रस्सी पर चलने जैसा लग रहा है, एक टाइट रोप वॉक। राइट। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सिर्फ एक चतुर पीआर स्टंट हो? क्योंकि जब एक मेगा स्टार देखता है कि उसका जो मुख्य दर्शक वर्ग है, जो कि देश का युवा है, वो सड़कों पर है और राज्य से बहुत नाराज है, तो उसे अपनी ब्रांड वैल्यू भी तो बचानी होती है। बिल्कुल, वो एक फैक्टर हो सकता है। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती, जहां वो दोनों पक्षों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो? यह संदेह बहुत स्वाभाविक है और इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। मतलब जब कोई व्यक्ति इतने बड़े कद का हो जाता है ना, तो उसके लिए पूरी तरह से विद्रोही होना लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली। सलमान खान का बयान एक ही समय में दो काम कर रहा है। सड़ा हुआ सिस्टम कहना छात्रों की पीड़ा को मान्यता देना है, या उनकी भाषा बोलना है। यह युवाओं को संकेत देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक तरह का इमोशनल कनेक्ट। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार समर्थन करेगी कहना सत्ता को यह संदेश देना है कि मैं पूरी तरह से आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं आपको सुधार का एक मौका दे रहा हूं। राइट। इसे आप एक राजनीतिक सर्वाइवल का मस्ट क्लास कह सकते हैं। लेकिन लेखक का मुख्य तर्क ये है कि मंशा चाहे जो भी हो, चाहे पीआर स्टंट हो या असली बगावत, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्ता ऐसे तंत्र में 100% वफादारी की उम्मीद करती है। 99% वफादारी को भी बगावत ही माना जाता है। यह कहानी सच में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि सलमान खान को ये बयान किसी शून्य में बैठकर तो नहीं देना पड़ा। बिल्कुल नहीं। उन्हें ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि जो वास्तविकता थी उसे अब और नहीं झुठलाया जा सकता था। सड़कों पर उबलता हुआ गुस्सा इस हद तक पहुंच गया था कि बॉलीवुड का ग्लैमर भी उसे अब कवर नहीं कर पा रहा था। हाँ, जमीनी हालात बहुत खराब थे। और यही बात हमें इस लेख के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है, जमीनी हकीकत और देश का शिक्षा संकट। ये पूरा बखेड़ा जो खड़ा हुआ है, ये पेपर लीक के उस विशाल संकट का परिणाम है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सच में। जब हम पेपर लीक सुनते हैं तो हमें लगता है कि चलो एक परीक्षा रद्द होने की खबर है। हाँ, एक नॉर्मल न्यूज हेडलाइन लगती है। लेकिन उन लाखों जेनजी छात्रों के लिए ये उनके पूरे भविष्य, उनके परिवारों के सालों के त्याग और उनकी रातों की नींद की हत्या है। ये एक ऐसी प्रशासनिक विफलता है जो सीधे तौर पर युवाओं की आजीविका पर प्रहार कर रही है। और इसी हताशा ने एक बहुत ही अनोखे और मैं कहूंगा प्रतीकात्मक आंदोलन को जन्म दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी छात्रों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है, और पता है उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? क्या? कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। उफ, ये नाम अपने आप में एक बहुत गहरी चोट है ना? कॉकरोच एक ऐसा जीव जिसे समाज में सबसे घृणित माना जाता है, जिसे जूतों तले कुचल दिया जाता है, लेकिन जो हर हाल में जिंदा रहता है। हाँ, सर्वाइव कर जाता है। ये छात्र सत्ता को ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारी नजर में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जिन्हें तुम कुचलना चाहते हो, लेकिन हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और वो सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि लेखक इस पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करता है। लेख के अनुसार शिक्षा मंत्री तो केवल एक मोहरा हैं। एक पॉन? हाँ, एक ऐसी ढाल जिन्हें बस सामने खड़ा कर दिया गया है ताकि इस पूरी व्यवस्था की जो गहरी प्रशासनिक सड़ान है उस तक कोई पहुंच ना सके। और इस आंदोलन का जो सबसे चिंताजनक पहलू है वो ये है कि जब व्यवस्था जवाबदेही से बचने की कोशिश करती है तो वो संवाद का रास्ता नहीं चुनती। मतलब बातचीत नहीं करती? बिल्कुल नहीं। 20 जुलाई का दिन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। 20 जुलाई को क्या हुआ था? जब इन छात्रों ने संसद की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो राज्य के असली चरित्र को उजागर करता है। दिल्ली पुलिस ने, जो कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, इन निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई तक की।
ये साफ करता है कि सत्ता के नजरिए में असहमति का स्थान कहाँ है। बिल्कुल नहीं, सत्ता इसे एक प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखती है जिसे केवल शारीरिक बल या ब्रूट फोर्स से ही दबाया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हमारे पास डिजिटल दुनिया का वो सुरक्षित ट्वीट है जहां एक मेगा स्टार विन विन की थियरी दे रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया की एक खौफनाक तस्वीर है जहां 20 साल के युवाओं पर आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब जमीन पर लाठियां चल रही हों तो क्या एक स्क्रीन पर लिखा गया बयान सच में कोई भौतिक बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या सुपरस्टार का वो समर्थन उस पुलिस वाले का हाथ रोक सकता है जो डंडा चला रहा है? अगर सीधा जवाब दूं तो नहीं, वो डंडा नहीं रोक सकता। राइट। लेकिन ये पुलिस और ये लाठीचार्ज भी ना एक सीमा के बाद काम नहीं करते। जब सड़कों पर राज्य की हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होने लगती हैं, तो सत्ता को ये समझ आ जाता है कि वो अब बल प्रयोग से इस नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि तस्वीरें तो सब देख रहे हैं। बिल्कुल, लाठी से आप किसी का शरीर तोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों की स्मृतियों और उनकी धारणाओं को नहीं। और जब ये भौतिक नियंत्रण विफल हो जाता है, तब राज्य को एक नए मनोवैज्ञानिक हथियार की आवश्यकता होती है, और वो हथियार है सिनेमा। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे डरावना और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। हाँ, कि जब वास्तविकता बहुत कड़वी और असुविधाजनक हो जाती है तो राज्य उसे एक मीठे भ्रमजाल से कैसे ढकता है। लेख में एक आगामी वॉर ड्रामा फिल्म का जिक्र है जिसका मूल नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया था। गलवान घाटी रही, हाँ, जहां 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अचानक इस फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि.वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया जाता है। लेखक इसे एक रणनीतिक भ्रमजाल यानी टैक्टिकल स्मोक स्क्रीन का नाम देता है। ये कैसे काम करता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए किसी फिल्म का शीर्षक बदलने का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये नैरेटिव सैनिटाइजेशन की मतलब विमर्श के शुद्धिकरण की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। बैटल ऑफ गलवान एक बहुत ही विशिष्ट और चुभने वाली घटना है। बिल्कुल, वो एक दर्दनाक याद है। जब आप गलवान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सैन्य विफलता, रणनीतिक चूक, खुफिया तंत्र की नाकामी और उन सैनिकों के परिवारों का दर्द। और ये शब्द सीधे सरकार से जवाबदेही मांगता है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही आप उस विशिष्ट घटना को हटाकर उसे मातृभूमि जैसे विशाल, पवित्र और भावनात्मक शब्द से बदल देते हैं ना, तो आप जनता के पूरे मनोविज्ञान को हैक कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की दरार वाली जर्जर हो चुकी दीवार पर आप एक बहुत ही खूबसूरत और देशभक्ति से भरा वॉलपेपर चिपका दें। बहुत सही तुलना है। अब अगर कोई उस दीवार की कमजोरी पर उंगली उठाएगा तो उसे तुरंत कहा जाएगा कि भाई तुम तो उस खूबसूरत वॉलपेपर का यानी देशभक्ति का ही अपमान कर रहे हो। बिल्कुल। मातृभूमि शब्द सुनते ही लोगों का दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है और सम्मान में झुक जाता है। ये हथियारबंद मनोरंजन का सबसे सटीक उदाहरण है कि कैसे सिनेमा के जरिए नागरिकों के सवाल पूछने की क्षमता को ही निष्क्रिय कर दिया जाता है, एक तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन क्या ये मनोवैज्ञानिक खेल उन लोगों की स्मृतियों को मिटा सकता है जो खुद उस दर्द से गुजरे हैं? सत्ता इसी बात पर दाव लगाती है कि जन स्मृति यानी पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है और भावनाएं हमेशा तथ्यों पर भारी पड़ती हैं। वो तो है। जब किसी राष्ट्रीय आघात को सिनेमाई पर्दे पर एक महाकाव्य में बदल दिया जाता है तो लोग असली जिम्मेदारों को भूलकर केवल पर्दे के नायक की जय जयकार करने लगते हैं। ये लोगों को सोचने के बजाय केवल महसूस करने पर मजबूर करता है। और एक राज्य के लिए जो जवाबदेही से बचना चाहता है, सोचने वाले नागरिकों से हमेशा बेहतर होते हैं महसूस करने वाले नागरिक। लेकिन सिनेमाई भ्रमजाल और राज्य की लाठियों के बीच फंसी उस कॉकरोच भाजपा पार्टी का क्या? वही सबसे बड़ा सवाल है। जो छात्र जमीन पर लड़ रहे हैं, क्या कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति उनके साथ खड़ी है? लेख का अगला पहलू हमें राजनीतिक विपक्ष की अवसरवादिता और जेनजी के इस संघर्ष के बीच के एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले रिश्ते की ओर ले जाता है। लेख बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि ये छात्र आंदोलन अब कैसे अपहरित होने लगा है, हाईजैक होने लगा है। हाईजैक किसके द्वारा? जो आंदोलन मूल रूप से उन गुमनाम छात्रों का था जिनका भविष्य अंधकार में है, उसमें अब ऐसे अवसरवादी तत्वों की भीड़ घुसाई है जिनका इस मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि लेखक ने बकायदा नाम लेकर बताया है कि सोनम वांगचुक जैसे पेशेवर प्रदर्शनकारी, रिटायर्ड बॉलीवुड एक्टर्स, कुछ स्वयंभू चुनाव विश्लेषक
और यहाँ तक कि बेरोजगार वकील इस आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं। सवाल यह है कि ये लोग वहाँ कर क्या रहे हैं? अगर इनका पेपर लीक से कोई वास्ता नहीं है तो ये सड़कों पर क्यों है? क्योंकि असहमति या डिसेंट आज के समय में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की सबसे बड़ी करेंसी बन गई है। मतलब रेलेवेंस के लिए। हाँ, ये लोग जेनजी की जो वास्तविक पीड़ा है, उनकी जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक या सामाजिक दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। उफ। वे छात्रों की ढाल के पीछे छिपकर अपने खुद के एजेंडे साध रहे हैं और ये स्थिति उन बेचारे छात्रों को और भी ज्यादा असुरक्षित बना देती है। और इस पूरी स्थिति में जो देश के मुख्य विपक्षी दल का रवैया बताया गया है वो तो और भी ज्यादा निराशाजनक है। हाँ, वो घटना तो और भी अजीब है। लेख में 21 जुलाई की उस घटना का विशेष रूप से उल्लेख है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने एक बहुत ही छोटा सा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था। लेकिन जैसे ही वहां पुलिस की सख्ती दिखी और सरकार का दबाव महसूस हुआ, वे तुरंत वहां से चले गए। लेखक ने इस घटना का इस्तेमाल विपक्ष को दिशाहीन और सत्ता के खौफ में जीने वाले वर्ग के रूप में चित्रित करने के लिए किया है। यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो बहुत ही गहरा है। कैसे? एक तरफ 18 से 20 साल के वो छात्र हैं जिनके पास कोई राजनीतिक बैकअप नहीं है, लेकिन वो डटे हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ देश का मुख्य विपक्ष है जिसके पास साधन है, सुरक्षा है, लेकिन वो महज एक फोटो ऑप के लिए आता है, बस तस्वीरें खिंचवाने और जरा सा खतरा भांपते ही पीछे हट जाता है। ये सच में निराश करने वाला है। ये स्पष्ट करता है कि राजनीतिक विपक्ष किस तरह से छात्रों के वास्तविक संघर्ष को सिर्फ एक राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, न कि एक ऐसी लड़ाई के रूप में जिसे उन्हें अंत तक लड़ना चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो हम एक बहुत ही खौफनाक और विडंबनापूर्ण मुकाम पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जो छात्र देश की सड़कों पर सत्ता की लाठियां खा रहे हैं, उन्हें देश के स्थापित राजनीतिक विपक्ष से, जिनके पास सत्ता को चुनौती देने का काम है, उनसे कोई ठोस वैचारिक या जमीनी समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसके बजाय उन्हें नैतिक और वैचारिक समर्थन किससे मिल रहा है? सलमान खान से। यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। उस बॉलीवुड सुपरस्टार से जो खुद उसी सत्ता के सबसे बड़े सांस्कृतिक हथियार और मीडिया तंत्र का हिस्सा माना जाता रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष खामोश या भागता हुआ नजर आता है और सत्ता के ही ग्लाइशुलटुंग प्रोजेक्ट का एक मोहरा अचानक बगावत के सुर में बोलने लगता है। तो यही बात इस पूरे लेख को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये केवल एक फिल्म स्टार का ट्वीट या एक पेपर लीक की खबर नहीं है। तो ये क्या है? ये इस बात का सबूत है कि जब कोई व्यवस्था बहुत ज्यादा नियंत्रित होने लगती है ना, तो उसमें दरारें वहीं से आनी शुरू होती हैं जहां से इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। राइट। सलमान खान का जो कदम है, चाहे वो पीआर रणनीति हो या उनके अंदर की जागी हुई कोई नैतिक आवाज हो, वो उस पूर्ण समन्वय को, उस टोटल कोऑर्डिनेशन को तोड़ देता है। ये दर्शाता है कि किसी भी राज्य का मीडिया और सांस्कृतिक नियंत्रण कभी भी 100% अभेद्य नहीं हो सकता। उसमें क्रैक्स आ ही जाते हैं। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य टेकअवे को समेटें, तो हमने राकेश रमन के इस लेख के जरिए कई अहम पहलुओं को डिकोड किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सलमान खान का वो एक बयान सत्ता के उस विशाल सांस्कृतिक कवच में एक स्पष्ट दरार पैदा करता है, जिससे नाजी यूफी ब्लूप्रिंट से तुलना करके बहुत अच्छी तरह समझाया गया। हाँ, हमने समझा कि कैसे पेपर लीक जैसे वास्तविक जमीनी संकट ने जेन जी को कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में अपनी लड़ाई खुद लड़ने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कोई और उनके लिए नहीं लड़ रहा। हमने ये भी गहराई से विश्लेषण किया कि कैसे जब लाठियां काम नहीं आती तो मातृभूमि जैसे सिनेमाई भ्रमजाल के जरिए लोगों की स्मृतियों और उनके मनोविज्ञान को हैक करने की कोशिश की जाती है। और अंत में हमने देखा कि कैसे इस पूरे परिदृश्य में स्थापित राजनीतिक विपक्ष केवल अवसरवादिता और दिशाहीनता का शिकार है। ये पूरी चर्चा ये समझने के लिए अनिवार्य है कि आज के दौर में शिक्षा, मनोरंजन, सिनेमा और राजनीति ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सभी सूचनाओं के एक ही युद्ध के मैदान का हिस्सा है, एक ही इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड है। एक नागरिक के रूप में हम जो भी देखते हैं, चाहे वो कोई फिल्म हो, किसी स्टार का बयान हो या कोई राजनीतिक प्रदर्शन, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा विमर्श काम कर रहा होता है। यह लेख हर उस खबर और हर उस मनोरंजन के पीछे छिपे उद्देश्यों पर सवाल उठाना सिखाता है। ये सचमुच एक ऐसा परिदृश्य है जो सतह से बहुत अलग है,
जाने से पहले अगर हम उसी तस्वीर पर वापस लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी, मेरा मतलब है वो विशाल राज्य नियंत्रित मीडिया मशीनरी और उसका सबसे बड़ा सितारा। हाँ, यह पूरी चर्चा एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ जाती है जो मूल लेख की सीमाओं से कहीं परे जाता है, और ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा वो क्या? कि जब कोई राज्य नियंत्रित मीडिया तंत्र अपना दबदबा और अपना नैरेटिव बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मेगा स्टार्स की लोकप्रियता और उनकी जनता के बीच की छवि पर निर्भर हो जाता है, तो क्या होता है जब उसी स्टार का पर्सनल ब्रांड या उसकी अपनी अंतरात्मा उसे राज्य के बजाय सड़क पर पिट रही जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए मजबूर कर दे? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्या वो विशाल सर्वशक्तिमान मशीनरी अपने ही उस सितारे को कुचल देती है, या फिर उस सितारे के एक छोटे से डिजिटल बयान के झटके से वो पूरी की पूरी मशीनरी ही अंदर से बिखरने लगती है? ये शक्ति संतुलन का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला समय ही तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ इस जटिल और वैचारिक सफर पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी इसी तरह गहराई से चीजों को समझते रहेंगे।